नमस्ते साथियों, ये है हमारे सेशन का फाइनल पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार के 1924 के पीरियड को, और ये समझेंगे कि किस तरह उनके विचार एक दूसरे के पूरक बने। पहले दो पार्ट्स में हमने 1924 तक के देश के कुछ अहम घटनाओं का जिक्र किया था जो इन तीनों ग्रेट थिंकर्स के आइडियाज़ को प्रभावित कर रही थी। आज के इस फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हम डायरेक्ट बात करेंगे 1924 के दौरान भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार के काम और उनकी सोच के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन के स्पीकर हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो शहीद भगत सिंह के भांजे हैं और जिनकी भगत सिंह और इतिहास के विषय पर गहरी पकड़ है। सर ने इस लेक्चर में बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं कैसे भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार के विचार एक दूसरे के पूरक रहे। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि भगत सिंह ने जो 4 असूल मतलब बनाए नौजवानों के लिए कि धर्म के जो क्यूमुलेटिव पार्ट है उसको निकालें और इंसानी पार्ट को अपनाएं, और जात पात से हमें अपने आप को बिल्कुल फ्री करना है, ना जस्ट बातों में लेकिन विचारों में भी, मतलब अपने आचार में भी, आचार आपस में मिलने गिलने में भी, और लड़कियों को बराबरता के साथ आगे बढ़ने का मौका देना है। और चौथी बात जो हम कर रहे थे कि हर चीज़ का कारण समझने के काबिल, और ये मैं समझता कि विज्ञान की एप्लीकेशन है, और उसमें हम कभी कि उस वक़्त कैसा वैज्ञानिक माहौल कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ हम पॉलिटिकल पर नहीं लड़ रहे थे, हर मसले पे लड़ रहे थे, एजुकेशन में भी और साइंस को इंडियनाइज करने में भी, कि भारत की ज़रूरतों को, वो कौन सी साइंस है जो भारत की ज़रूरतों को, इस पे कभी एक अलग भी हम विचार कर सकते हैं। और पांचवी बात जो कह रहे थे कि भी असल में अंग्रेज राज का हम पे सबसे बड़ा शराब क्या है, और वो शराब है कि जिसको उन्होंने नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में लिखा कि 98% लोगों के लिए और 98% लोगों की शमूलियत से हम स्वराज लाएंगे, कि स्वराज। और वही इसमें एक बेसिक धारणा भी है कि अगर हम बराबरता चाहते हैं तो भाईचारे के बगैर बराबरता नहीं हो सकती, क्योंकि बराबरता चंद अमीरों में भी बराबरता हो सकती है, मतलब गरीबों में भी बराबरता हो सकती है, लेकिन समाज में बराबरता तभी आएगी अगर भाईचारे में होगी। तो ये भगत सिंह एक नया प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं विचारक लेवल पर भी, और उसको मतलब ये 2-3 साल में मतलब वो नौजवान भारत सभा का पूरा प्रभाव, और उसी पीरियड में मतलब 1931 तक स्टूडेंट यूनियन का, कि पूरे जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं मतलब वो सब एकत्रित होके भी उसमें शमूलियत कर रहे हैं, जबकि सब मतलब अपने अपने पर्सनल कैरियर के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं उनका जन्म 24 में हो रहा है, और 24 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ने के बाद, 2 DSc करने के बाद, और वो 2 उनके विषय भी क्या थे, एक लॉ था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के रास्ते से चलती है, और दूसरा फिनांस था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने फिनांस की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से लॉ को, ताकि अमेरिकन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि वो तो ये चीज़ें जो हैं उनका आधार है। तो वापस आए, मतलब बड़े वकील हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी सामाजिक बराबरता नहीं दी जा रही। तो उससे उनको लगा कि हम अपने बच्चों को मतलब कैसे बराबर कर सकते हैं जब तक पढ़ाई ना हो। तभी उन्होंने मतलब, और उनके जो वकील साथी थे उनको लेके उन्होंने एक बनाई जो है एजुकेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। एक बात तो ये समझने वाली है कि उन्होंने क्लास में कन्वर्ट किया, जात में नहीं। जो आजकल भी एक प्रक्रिया चल रही है कि हम उनको फिर जात में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट बना रहे हैं, मतलब कास्ट में भी मतलब जो डिवीजन है वो बनाई जा रही है। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो था दलित शब्द जो है वो डिप्रेस्ड क्लास का है, और उसके लिए एजुकेशन में, और उन्होंने उस वक्त जो स्लोगन दिया कि एजुकेट, अगर आप एजुकेट होंगे तो आप अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, फिर ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आप एजिटेट करेंगे, और फिर उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। ये उनका
और उसी वक्त उन्होंने एक स्लोगन ये दिया कि अगर ये ये तो एक शेरनी का दूध है, अगर बच्चे पी लेंगे तो वो खुद हारेंगे। जी तो वो जो है मतलब एजुकेट एंड एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज वाला जो है, तो वो उसी 24 में ही वो इस चीज को ला रहे हैं। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पेरियर का है, क्योंकि पेरियर भी पढ़ने के लिए बनारस आए थे, लेकिन बनारस में उनके साथ जैसे मतलब वितकरा किया गया उनमें, उनको मतलब खाने के लिए वो कहते मुझे पूरा हफ्ता, जबकि मैं आया इसलिए था कि यहाँ पढ़ाई के साथ फ्री खाना मिल जाता है, फ्री किचन थी, लेकिन किचन जो थी वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए थी, दूसरों को वहाँ नहीं था। तो ये उनका तजर्बा, जब 7 दिन वो भूखे रहने आए तो वो एजुकेशन के लिए थे, लेकिन मतलब उनको लगा कि गांधी जी की मूवमेंट जो है वो इसको पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पा रही। तो वापस तमिलनाडु में आके उन्होंने जो स्लोगन दिया कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास जो पैदा करना, जिसको मैं समझता कि भगत सिंह का जो एथिज्म वाला है वो भी है आत्मविश्वास पैदा करना रीजन से। और इसी चीज को मतलब पेरियर ने मतलब एक स्लोगन दिया कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट विद साइंटिफिक नॉलेज, जस्ट कोई नॉलेज नहीं है, उसमें भी जो वैज्ञानिक विचारों की है उसको लेना है। इसी तरह जैसे पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, वो समाज में एक बराबरी की मूवमेंट भी थी, जिसमें आम लोग जो हैं जात पात से ऊपर उठ के लड़ रहे थे। इसी तरह केरला में नारायण गुरु जो हैं वो एक मूवमेंट चला रहे थे, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि केरला में मतलब जो जिसको हम ब्राह्मणिकल थॉट का कहें, इतना प्रभाव था कि वो आप मंदिर के पास से सड़क से भी नहीं गुजर सकता एक दलित जो है, तो वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे भी वो सड़क से उसका हक क्यों छीन रहे हैं आप। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से पंजाब से मतलब लंगर लगाने के लिए लोग केरला पहुंचे नारायण गुरु की उस मूवमेंट को करने के लिए। तो ये है 1924 में एक नए तरह का मतलब जो है मतलब आज़ाद होने का, मतलब दिमागी तौर पर भी और फिजिकली भी, इकोनॉमिकली मतलब एक तजर्बा हो रहा है। जी तो इसको आप अगर कंट्रास्ट में देखेंगे, एक और मूवमेंट भी चल रही है जिसको भगत सिंह ने भी मतलब जो उनका है नए युग के नए नेता, उसमें आधा पे जो आर्टिकल है वो ये है कि वासवानी लोगों को जज्बाती करने के लिए तो वासवानी जो है वो भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसकी सारी थॉट एक सेंटेंस में खत्म हो जाती है कि वेदों के बाद कोई अकल नहीं आई, कि जो वेद अकल जो है वो वहीं पर फ्रीज हो गई थी। तो ये कटारश जो है भगत सिंह का, तो वो मूवमेंट जो है जो लोगों को जज्बाती करती है, लेकिन उनको मतलब असल में अपनी कमजोरियों से मुक्त करने के की तरफ नहीं ले जाती। तो उसी पीरियड में 1925 में आरएसएस भी बनती। तो मैं समझता हूँ कि इस पीरियड को अगर हम इस नजरिए से देखें कि समाज में मतलब एक तो है समाज को मुक्ति की तरफ ले जाना, उसको स्वय विश्वास की तरफ ले जाना, और एक है उसको मतलब आप धार्मिक कट्टरवादता की तरफ ले जाके उनको मतलब सोचने से बंद करना। तो ये दो मूवमेंट्स जो हैं उस पीरियड को स्पेसिफिकली मतलब हमें मतलब ध्यान लाने के लिए करते हैं। तो इसलिए मेरा ये था कि इनको हम अगर इस तरह समझें कि समाज में आगे बढ़ने वाली, और आई गो बैक गुरु गोविंद सिंह को भी ये, क्योंकि 1675 में गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए तो वो 10-11 साल के थे, लेकिन उनको जो शब्द भेजा उन्होंने गुरु मंत्र, जिसको भगत सिंह ने डिस्कवर किया कि अगर बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय, कि तुम अपना सहारा खुद बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी होगा अगर तुम बलवान होगे। बलवान होने का मतलब फिजिकल बल ही नहीं है, विचारों का बल भी है, इरादे का बल है, संगठन का बल है। और उन्होंने भी उस वक्त डिफाइन किया था कि असल में हर युग में दो शक्तियों का आपस में टकराव रहता है, जिसको हम पुराने संकल्प में देवता और दानव कहते हैं।
तो उन्होंने कहा कि देवता कौन होते हैं, उन्होंने रियलिज्म में उसको कन्वर्ट किया कि जो साध कर्म करेहन तय देवता कहाँ है। कि जो साध कर्म का मतलब क्या होता है कि आप अपना हित, क्योंकि साध का कोई अपना हित नहीं होता, अब वाले साध नहीं है उस वक्त तो साध का अपना हित नहीं होता, वो समाज के हित के लिए काम करता है, समाज को। तो इसीलिए अगर हम मतलब सूफियों की बात करें, संतों की बात करें, कबीर की बात करें, तो वो अपने निज की बात नहीं करता, वो समाज के हित की बात करता है, उस वक्त की शक्तियों के साथ टकराव भी लेता है। और इसी को और ये जो प्रभाव है, तो उन्होंने कहा कि वो तो है देवता, वो देवता कहीं और दुनिया में नहीं रहते, यहाँ पर ये जो समाज के हित में काम करने वाले। और दानव कौन है? जो कुकर्म करे। कुकर्म क्या होता है? जो समाज के समूह के हित को नुकसान पहुंचाए। आप थोड़े लोगों को मतलब करके अगर करेंगे तो आप समूह समाज का जो हित है उसको नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आप दानव हैं। और इसलिए उन्होंने 10 अवतार की बजाय 24 अवतार की कहानियां, 24 कहानियां सुनाई। हर युग में ये दोनों शक्तियां जो हैं वो टकराव में रहती हैं, लेकिन कुदरत का नियम ये है कि जो समाज के हित वाली शक्तियां हैं उन्होंने जीतना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है मतलब वो मतलब इसमें है। तो आगे आपके जो प्रश्न, मेरा तो यही था कि इस पीरियड को अगर हम इस तरह समझें तब हम उससे इतिहास बोध की तरफ बढ़ सकते हैं जी। क्योंकि फिर हम उसकी कॉपी नहीं करेंगे, उससे समझ के आज के युग में क्या कर सकते हैं वो होगा। सर जैसे ये पीरियड आपने बताया तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं चाह रहे थे ये लोग कि बस अंग्रेज़ों से मुक्त होना, सामाजिक सुधारों की तरफ इनका ज़्यादा जोर था। अंबेडकर हुए, भगत सिंह हुए, पेरियार हुए, और मैं देखता हूँ सर तीनों ही कहीं ना कहीं साइंटिफिकली जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो तीनों के विचारों में नज़र आती है, ये तीनों में कॉमन है सर। बिल्कुल जी जी सर। और ये आपके बिल्कुल ठीक बात है जी। पहला तो ये है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ राज बदलना नहीं है। भगत सिंह ने बड़ा, ये युग बदलना है। युग का मतलब होता है कि एक नए वैल्यू सिस्टम को आप जन्म नहीं देंगे, इसी वैल्यू सिस्टम से आपको साइंस मूवमेंट को देखना पड़ेगा। एजुकेशन की जो मूवमेंट गांधी जी ने चलाई कि नेशनल कॉलेजेस वाला और आउट ऑफ द सिस्टम के जो बरतानवी राज का सिस्टम है उससे, और ये क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट जो है, हालांकि वो सब प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें वो ये पढ़ाया जा रहा है कि आपने जिंदगी में समझने के काबिल कैसे बनना है और समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना है। तो इसलिए ये मूवमेंट्स हमने छोड़ दी, हमने सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट पे फुल एम्फसिस रखा कि अंग्रेज चले गए, दूसरे आ गए, लेकिन समस्या क्यों नहीं हल हुई? क्योंकि हमने पूरे लोगों को उसमें हिस्सेदार नहीं बनाया। जिन देशों ने, और हिस्सेदार बनाने के लिए आपको एजुकेट करना था, मतलब सबसे पहली जो मतलब मूवमेंट चलानी भी चाहिए वो यही था कि हर आदमी को पढ़ने के काबिल बनाया जाए। मुझे याद है कि मेरे मदर जयपुर कांग्रेस हुई थी आज़ादी के बाद, तो वहाँ से वो कुछ बुक्स लेके आए थे जो हमने बच्चों के तरह के हर आदमी को मतलब पढ़ने लिखने के काबिल बना दो ताकि वो सोचने के काबिल बने अपनी समस्याओं का, तभी आप उसको। और ये मूवमेंट्स जो हैं ये इसी तरफ हमें सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ राज बदलने से, क्योंकि ये मिसनॉमर भी है जो मतलब मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट जो है उससे आया कि हम सरकार बदल देंगे तो सब बदल जाएगा। हालांकि ये बात मतलब कि सरकार अगर लोग तकड़े हैं, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक मतलब है टैगोर का, कि टैगोर अपने पद्मा उनका जगीर थी वहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि वो पूरा दरिया के किनारे और कुदरत में रहना उसे पसंद था, लेकिन वो रोज देखता था कि सिपाही आता है, ये जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं इनको वो तंग करता है, इनसे पैसे ले जाता है। तो उनको हमदर्दी हुई उनसे, उन्होंने उनको जाके कहा कि भाई ये तो बड़ा इलीगल है, ये तो गलत बात है। वो कहते जी कोई बात नहीं, आप बड़े अच्छा आपने हमारी हमदर्दी की। तो कहता मैं आपका केस, मेरा बड़ा भाई जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील है, तो हम वहाँ जाके आपका मतलब ये हक जो है इसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो वो कहते जी नहीं, आप मतलब हमें विचार करने दीजिए।
तो वो कहता मुझे लगा कि शायद इनके पास पैसे वैसे नहीं होंगे, तो ये इस खर्चे से डर रहे हैं। तो मैंने उनको यकीन दिलवाया कि सारा आने जाने का, रहने का, आपको कोई पैसा देना नहीं होगा, वो मैं सारा खर्च करूंगा। तो कहते नहीं जी, हमें इस विचार करने दी। जी तो कहता जब मैं तीसरे दिन गया तो कहते जी हमने बहुत विचार किया है कि आपकी हाई कोर्ट तो रह जाएगी कलकत्ता, तो ये पुलिस वाला तो यही रहेगा। वो कहता मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि जब तक लोग कमजोर हैं, बस मजबूत कानून भी उनकी मदद नहीं कर सकता। जी तो सर। ये जो है कि लोगों में स्व विश्वास पैदा करना, तो मैं समझता कि गांधीयन मूवमेंट का भी यही था और भगत सिंह मूवमेंट का भी वही है। उन्होंने दूसरी तरह अप्रोच किया उसको, क्योंकि पहली अप्रोच बल कहीं आगे नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने भी कहा कि अब अगर अंग्रेज राज को उतारना तो उसकी जो 4 पिलर है जिसपे वो अपने आप को खड़ा मजबूती से किला बनाए हुए हैं, वो पुलिस सिस्टम है, पुलिस का डर लोगों से खत्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट की जो दो चित्ती है कि पार्लियामेंट में बैठ के कानून से होगा वो खत्म हो जाए, और जेल का जो डर है कि जेल जो है उसको उन्होंने भूख हड़ताल करके, क्लासीफाई करके, ये वो करके, मतलब लोगों में आना जाना जो है, मतलब वो डर खत्म कर दिया जेल का, और इंसाफ को कर दिया। तो मेरा है कि ये बिल्कुल आपकी बात है कि उस वक्त हमारी लड़ाई जो है वो इंसान को अपना वजूद ढूंढने में, अपने आप में यकीन पैदा करने में, मतलब जो है, मतलब वो आज़ादी का बहाव ही ये था, जिसमें ऐसे तो कि टैगोर की वो पोएम वेयर द मैन इज हेड इज हेल्ड हाई, मतलब वो जहाँ आप सिर ऊंचा करके चल सके वो आज़ादी है। तो ये मूवमेंट्स वही कर रही थी, उन लोगों को वो ताकत देने की कोशिश कर रही थी जो बिल्कुल नीचे हैं, लेकिन फिर वो आ जाते हैं जो भरम खड़ा करके उसको मतलब लोगों को अपने आप पे निर्भर करते हैं बजाय उनको स्वयंभर। तो ये स्वयंभरता और निर्भरता की जो लड़ाई है, जी और इसी में मैं भी देख रहा था कि आप ये भी देखेंगे कि जो प्रेम और नफरत का द्वंद है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नफरत किसका टूल है? जो सप्रेशन करता है। एक जागीरदार जो है वो अपने किसान से नफरत करेगा, हमने समाज में भी जो कमजोर आदमी है उससे नफरत करेंगे क्योंकि हम उसको दबा के रखना चाहते हैं, और प्रेम जो है वो मतलब आगे बढ़ाता है। तभी मैंने कहा कि कबीर ने भी ये कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम के जिसने नहीं सीखे उसने जिंदगी का मतलब नहीं समझा। जी और गुरु नानक का तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, उसको बहुत दफा तो लोग गुरु गोबिंद सिंह का समझ लेते हैं। वो कहते हैं जेत है प्रेम खेलन का चाओ, सिर मार। जेत है प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। मतलब सिर मतलब कि बेखौफ होके, बेनिर्भर, निर्भय होके, निर्वैर होके तुम आओ अगर आप प्रेम की गेंद है। या इसी को फैज ने भगत सिंह पे गजल लिखी थी कि कब याद में तेरी याद नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं। हम मतलब दो अलहदा नहीं है, बिछड़े हुए नहीं है, हर वक्त तू हमारे साथ है। जी किस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं। वाह सर। फिर जो उसका ये मैदान वफा है, कोई दरबार नहीं, यहाँ नामो निसब की पूछ कहाँ, कि अगर मैदान है तो उसमें मतलब ऊंचे नीचे करके होता। तो फिर आखिरी शेर जो है वो बहुत ही कमाल है, उसी मतलब गर बाजी इश्क की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मात नहीं। यानी कि आपका दवंद है कि आपने दलील रखी, अगर वो प्रेम की दलील है तो आप जीतेंगे। जी मतलब दुश्मन आपको यील्ड करे ना करे, लेकिन आप दोनों तरह जीतते हैं, उसको एक्सपोज करने में भी जीतते हैं, नहीं तो अगर जीत गए तो फिर तो क्या कहने। अपनी लड़ाई तो लड़ने में भी ये जीते भाव सर। जी हाँ जी। जी सर, एक और सवाल है मेरा। जैसे आपने बताया भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के एजेंडा में जो 4-5 मुख्य बातें थी, तो धर्म और जाति से ऊपर उठ के भाईचारा बनाना, तो हमने पेरियार और अंबेडकर का भी ये चीज़ देखा क्योंकि उनका मेन फोकस इस पे ही था। पेरियार का देखा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, धर्म और जाति के ऑपरेशन से खुद को बाहर निकालना, लोगों की मदद करना। दूसरा आपने बताया कि भगत सिंह का ये था कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना, तो वो भी अंबेडकर और पेरियार का देखा।
लेकिन तीसरी बात जो सर आपने बताई भगत सिंह के रेफरेंस देकर कि लड़कियों के लिए तनदेही से राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान दे, जिसमें आपने ये भी बताया कि जो स्टूडेंट यूनियन की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो गर्ल प्रेसिडेंट, वो भगत सिंह ने मतलब लड़की को चुना था। तो सर इस तरह से अगर हम अंबेडकर और पेरियार की ज़िंदगी में देखें कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ काम किए, तो कुछ सर बड़े छोटे से पॉइंट्स अगर आप बताओ 2-3 तो वो ज़रूरी होंगे सर यहाँ। नहीं देखिए, जब एजुकेशन की बात थी तो उसमें तो कोशिश की उन्होंने, बैरियर में तो बहुत है। और आप देखिए कि वुमेन रिस्पेक्ट का जो पूरा है वो तमिलनाडु से सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया जी। मतलब और उसने उसको जब नवेता ने कहा कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तो वो फिर आके वुमेन एम्पावरमेंट की मूवमेंट चलाते हैं। हाँ जी। मिलते हैं। अब ये है कि आप जिन लोगों में बात कर रहे हैं उनको, वुमेन को वहां तक लाना, मतलब उसमें ये सेल्फ रिस्पेक्ट से ही वो आएंगे। जी। तो मैं समझता हूँ कि उनको शायद इस नजरिए से और गहराई से हमें देखना होगा। लेकिन उन्होंने कभी मतलब, क्योंकि पैट्रियार्की को ब्रेक कर रहे हैं अब जी। लेकिन है कि अभी क्योंकि मतलब समाज बहुत नीचे है, आपको उसको एकदम ऊपर नहीं उठा सकते। जी। जब भगत सिंह बात कर रहे हैं तो वो लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर में ये जुत्सी सिस्टर्स और इनकी माँ, मतलब वो एक मूवमेंट है। उस वक्त सत्याग्रह में भी चल रहा है। जैसे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब 1929 वाली कांग्रेस हुई तो उसमें बकायदा पहले ये 28 में नेताजी ने शुरू किया बंगाल वॉलंटियर्स करके, जिसमें लेडीज के ब्रिगेड उस वक्त भी थे। लाहौर में बनी तो 2 ब्रिगेड थे लेडीज के, एक लजयवती मतलब प्रोफेसर रही हैं, भगत सिंह के साथी थी, वो लीड कर रही हैं, और दूसरा ब्रिगेड जो है वो लाडो रानी जुत्सी मतलब कर रही है। और लाडो रानी जुत्सी जो है वो नेहरू के क्लोज परिवार में से है, लेकिन उनके हस्बैंड इलाहाबाद वकालत करते थे तो वो बच्चियों को लेके लाहौर आ गई, क्योंकि लाहौर में बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम है। तो मतलब पग दर पर होता है, लेकिन वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि औरत को सप्रेस किया जाए, क्योंकि उस पैट्रियार्की को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। जी। जी। अब कितना, क्योंकि आप कहाँ से उठाना है। हाँ जी। तो वो बहुत जरूरी है। और सर इस पैट्रियार्कल सिस्टम में जितनी तमाम तरह की रीति रिवाज और ये रूढ़िवादी परंपराएं चली हुई है जो औरत के हक छीनती है। जी। ओके सर। हाँ जी, सॉरी। जी। तो सर मैं ये कह रहा था, क्योंकि मैंने पेरियार की 2-3 किताबें पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं समाज में चली हुई है, ख़ास तौर से जो औरत की आज़ादी उनसे छीनती है, तो सर पेरियार ने मतलब उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके साइंटिफिकली इस तरह की कुछ बातें बोली थी कि इसको चेंज करके इसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि घूंघट करना, या फिर पत्नी जो है पति के उसमें रहेगी कंट्रोल में, उन सबको चेंज करके उन्होंने ये बात बताया कि पति पत्नी जैसे वर्ड भी नहीं होने चाहिए, साथी होने चाहिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो एक दूसरे को करे। एग्जैक्टली। मतलब कि जिस लेवल पर है सोसाइटी, आपने वहां से उठाना है। हाँ जी। तो उसकी जो मतलब है उसको हम रिफॉर्म कह देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े इनकलाबी कदम होते हैं। जी। एक लड़की जो घर में बंद है उसको आप मतलब बाहर लाए तो बड़ा है। तो अब देखिए इसका जो मूल धारणा है वो तो बहुत पहले मतलब 19 सदी के मध्य में भी मतलब रखी गई, जब फातिमा बीबी और मतलब वो लोग जो हैं वो एजुकेशन को लेके चलते हैं और बराबर लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ कि उस धारणा को हमें मतलब एक अच्छा पेपर उसमें भी बनाना चाहिए कि किस तरह जो सुधार मूवमेंट है वो औरत को बराबरता और पढ़ाई देने में मतलब आए। हमें इतिहास में वन अगेंस्ट द अदर नहीं करना है। yes, मतलब उनकी पूरकता को देखना है जी। क्योंकि वो कोई मतलब इंडिविजुअल किसी के साथ, क्योंकि ये बनाए गए हैं। अगर मैं रिवाइज करूं सारी चीज़ों को एक एक करके, वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा समरी में देना चाहूं तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि किस तरह अंग्रेज़ सरकार जो है वो गलत नीतियां बना रही थी और उन गलत नीतियों का परिणाम भारत में भूखमरी या फिर तमाम तरह के जो अकाल पड़ रहे थे उनके ज़रिए लोगों को कष्ट सहना पड़ रहा था।
उसके बाद सर फिर 1909 में पार्लियामेंटू रिफॉर्म्स आया। उसके बाद सर 1919 में ठीक 10 साल बाद रोलेक्ट एक्ट लेके सरकार आई और लोगों से उनकी आज़ादी छीनने का एक प्रयास किया। फिर सर 1921 में ननकाना साहिब में जो 139 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें महंत नारायण दास भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारों के साथ जो वही तो। जी जी जी, तो वहाँ भगत सिंह भी गए। और सर फिर 1921 में ही सर भगत सिंह ने आयरिश फ्रीडम को अच्छी तरह समझकर उसकी किताब जो डैन ब्रीन की किताब है माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, उसको ट्रांसलेट किया और अपने साथियों से भी मतलब पढ़ने का अनुरोध किया। फिर सर आपने बताया कि स्टूडेंट यूनियन की जो गर्ल प्रेसिडेंट थी उसका नाम सर क्या, एक बार रिपीट करेंगे सर उनका नाम? मनमोहनी जुत्सी। मनमोहिनी जुत्सी, ठीक है सर। फिर सर 1924 का पीरियड जिसके लिए हमने सारा बेस बनाया था, मतलब बैकग्राउंड हमने समझा था, अगर उस पीरियड की बात करें बिल्कुल छोटे में, तो 1924 में सबसे पहले कानपुर में भगत सिंह ने बाढ़ जो ग्रस्त इलाका आ गया था गंगा के तट पर, उस पर भगत सिंह ने काम किया, लोगों को खाना पहुंचाया, उनको बाढ़ से निकाला, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। एक तरुण संघ नाम की एक संस्था थी, उनके साथ मिलकर काम किया था। और सर फिर अंबेडकर जी की बात करें 1924 में ही, तो उन्होंने एजुकेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस ये उनका एक मोटो दिया, जिसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसमें उन्होंने एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट ये उनका मोटो था। और उन्होंने सर सारी ज़िंदगी आपने बताया कि इस एजेंडा को लेकर काम किया, बेशक वो महाड़ सत्याग्रह हो या बाद के उनके कार्य हों। फिर सर पेरियार भी 1924 में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जिसके बाद मिड 1920s में यानी 1925 में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ावा दिया। और सर सबसे ज़रूरी बात जो आपने हर बार बताई कि हम इनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे के विरोध में नहीं देखना चाहिए, भले कोई भी हो। जैसे अब अगर आज हमने बात की है भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार की, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक बने, हर तरह से हमने समझा, बेशक वो कास्ट का सवाल हो, धर्म का हो, विमेन एम्पावरमेंट का सवाल हो, या साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक स्वभाव का सवाल हो। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आज आपने टाइम दिया और हमें अपना सर ज्ञान शेयर किया। काफ़ी समय लग गया है, तो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर हम बहुत आभारी हैं ज्ञान शेयर करने के लिए जी।